अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू मास्टर्स। आज हम EDU 401 का लेसन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास मदारस और रेडिकलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। टॉपिक 71 है, मदारस और रेडिकलाइजेशन। मदारस क्या होते हैं? मदारस असल में इस्लामिक एजुकेशन देने के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अपने आप को इस्लाम के प्रॉक्टर्स समझते हैं और कहते हैं कि वो पूरे जो उनकी जो टीचिंग होती है वो इस्लाम पे बेस्ड होती है। उनका ओरिजिनल पर्पस ही तालीम देना होता है, दीन की तालीम देना होता है। तो यहाँ पे परसेप्शंस लिखा हुआ है। सोसाइटी में एक परसेप्शन पाया जाता है, कुछ लोग समझते हैं कि जो मदारस हैं, मदरसे वाले, वो एक्सट्रीमिस्ट यानी शिद्दत पसंद होते हैं और उनके जो व्यूज़ होते हैं वो रेडिकल व्यूज़ को प्रमोट करते हैं। लेकिन जो मदारस हैं वो खुद इस बात को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। इसलिए यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स पाए जाते हैं, एक पब्लिक परसेप्शन होती है और एक कि मदारस खुद के बारे में क्या कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्री दी हुई है कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जब यूएसए और उसके अलाइज के लिए ना यूएसए और उसके अलाइज ने अफगानिस्तान वार के लिए मदारस को मैन पावर रिक्रूटमेंट के लिए ना यूज़ किया। रिक्रूटमेंट बच्चों कहते हैं भर्ती के लिए, कि मदारस में जो लोग थे मदरसे के लोगों को, उनको भर्ती में और उनको लड़ने के लिए यूज़ किया। तो जब 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला ना, तो कुछ मदारस का जो था वो माइंड सेट चेंज हो चुका था और कुछ जो उनके जंगजू थे उनके उनके जंगजू पर ना मिलियन थिंकिंग डेवलप हो गई थी। मिलियन थिंकिंग बच्चों कहते हैं अक्सरियत पसंद उनके अंदर ये चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। तो रेडिकलाइजेशन किन वजह से हुई? कुछ फैक्टर्स जो एक्सट्रीमिस्ट सोच को प्रमोट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बायस्ड पॉलिटिकल व्यूज़ उनके होते हैं और अपनी सेक्ट को वो सुपीरियर समझते हैं और इंटेलेक्चुअल क्रिस्टी, जिहाद को गलत तरह समझना, जिहाद को वो गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे होते हैं। ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स की थिंकिंग को असरअंदाज कर सकती हैं। फिर उनके माइंड क्या सेट हुए? यहाँ पे है कि मदारस डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से मना करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स उससे असरअंदाज हो जाते हैं, यानी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इसका हो सकता है। अब यहाँ पे है कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ना स्टूडेंट्स को दूसरे ग्रुप्स के खिलाफ भड़काते हैं, स्पीचेस और लिटरेचर यूज़ करते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चों के अंदर सेक्टेरियन वॉयलेंस यानी ग्रुप्स के बारे में और सेट्स जो बने होते हैं उनके बारे में वॉयलेंस क्रिएट होती है। अब यहाँ पे 1911 का जो वो अटैक था, मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक्स में बताया है, उस अटैक के बाद जो जिहाद था ना उसको टेररिज्म वॉयलेंस के मीनिंग पर ना डिबेट शुरू हो गई। जिहाद को इन सब नाम से बोलना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग कहते थे पहले जो स्ट्रगल जिहाद थी ना, मतलब जो अब अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए जो स्ट्रगल की जाती थी पहले उसको जिहाद का नाम दिया जाता था, लेकिन अब उसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ करना ना स्टार्ट हो गई कि ये इसकी जिहाद की डेफिनेशन पर ही डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गया कि उसके लिए डिफरेंट न्यू वर्ड स्टार्ट हो गई। टेररिज्म है, ये वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है कि एक रिसर्च के मुताबिक 200 दियोबंदी, 77 अहल हदीस, 23 बरेलवी मदारस जो कि पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं जिहाद को, और कुछ मदारस इन सब का लिंक किससे था? ऑर्गेनाइजेशंस था अब पाकिस्तान में। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी? ये है लश्कर तैयबा और दूसरी थी जो मरकज़ दावतुल इरशाद से रिलेटेड थी। ठीक है, इनके अब डिफरेंट ओपिनियन थे। क्या थे कि ना ये मैंने बता दिया कौन कौन सी थी। लश्कर तैयबा, LET और दूसरी जो थी जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जो कि ये जो लश्कर तैयबा है ना, ये सबसे लार्जेस्ट और बहुत ही एक्टिव जिहाद का ये ग्रुप था जो कि जम्मू कश्मीर में था। इनमें इन्वॉल्व था और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1993 में। MCQs आ सकता है। और दूसरे जो प्रोमिनेंट थी वो ये वाली मरकज़ दावतुल इरशाद, ये वाला था। और ये ये क्या है? लोकेटेड इन मुरीदी पंजाब। ये मुरीदी की पंजाब में ये था लोकेटेड। अब यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स के ना डिफरेंट ओपिनियंस थे। सब एक्सपर्ट्स इस पे एग्री नहीं करते थे। जो
क्रिस्टाइन फेयर थे ना, वो कहते थे, इनकी एक बुक थी द मदारस चैलेंज, उनमें कहते थे कि मदरसे का रोल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना समझा जाता है, डायरेक्ट लिंक हर जगह प्रूव नहीं होता। लेकिन वो ये भी कहते थे अगर थोड़ा से भी मिलिटेंट यानी जो उनके भर्ती हैं वहाँ से आते हैं तो ये कंसर्न की बात है कि ये उनसे थोड़ा लिंक हो रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो मदरसे हैं ये उनके जो भर्ती हैं ये इससे डायरेक्ट लिंक को रिजेक्ट करते हैं, कि वो कहते हैं हम तो डायरेक्ट इनसे भर्ती ही नहीं हुए। लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ एफिलिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। एफिलिएशंस कहते हैं एक दूसरे के साथ लिंक होना, जो जुड़ी होती है, और वो कहते हैं कि जिहाद की एजुकेशन इस्लाम का हिस्सा है और वो उसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक हो गया, इसमें बस यही था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें आ रहा है। एक और बात कि मदरसा रेडिकलाइजेशन का इशू एक कम्प्लेक्स और डिबेटेड टॉपिक है जिसमें मल्टीपल लोगों के पर्सपेक्टिव्स मौजूद है। अब इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें आ रहा है, ये आप लोगों ने जो मैंने बताई है ना चीज़ें, ये बस आप लोगों ने ना याद रख लेना। और MCQs के लिए कि ये वार कब हुई 1989 में, और इस तरह के जो कितने लोग थे 200 दियोबंदी 77 अहले हदीस 23 बरेलवी, और ये जो लश्कर तैयबा है ये कब इस्टेब्लिश हुई 1933 में, और मरकज़ दावतुल इरशाद कहाँ पे लोकेटेड था। ये आप लोग किस तरह के MCQs आ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब टॉपिक 72 है हमारे पास मदरसा रिफॉर्म्स एंड गोस्ट मदारस। इसमें क्या है कि पहले हम देख लेते हैं मदारस रिफॉर्म्स क्या होती है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सिस्टम को बेहतर बनाना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। मदारस रिफॉर्म्स में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि मदारस की रजिस्ट्रेशन, उसके कुरिकुलम चेंज करना, मॉडर्न सब्जेक्ट्स इंक्लूड करना, फॉरेन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना, एजुकेशन को मेन स्ट्रीम सिस्टम के बराबर लाना। लेकिन पोस्ट 9/11 के बाद इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट पर जोर डाला गया कि वो मदरसा सिस्टम को रेगुलेट करे। तब से गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो हैं वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रही हैं। प्रॉब्लम्स उसमें क्या हुई कि एक रिफॉर्म सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि गवर्नमेंट और मदरसे के दरमियान डिसएग्रीमेंट हुए। मदारस ने कुछ पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया जिस वजह से वो डिसएग्रीमेंट हुआ, यानी आप कह सकते हो ट्रस्ट इशू और मिसअंडरस्टैंडिंग के जो बैरियर थे, रुकावटें थी, वो बढ़ गई। अब यहाँ पे क्या हमारे पास आ रजिस्टर्ड एंड गोस्ट मदारस। रजिस्टर्ड मदारस कौन से होते हैं? वो मदरसे जो गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं और रूल्स को फॉलो करते हैं। और जो गोस्ट मदारस हैं इसमें क्या है कि वो मदरसे जो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं रखते, सिर्फ नाम के मदरसे होते हैं, उनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना वो रूल्स को फॉलो करते और उनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं, तो ये गवर्नमेंट के लिए कंसर्न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका थोड़ा हम देख लेते हैं बैकग्राउंड कि जो मदारस थे ना वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे। फिर 1990 में रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट जो थी वो रिमूव होगी। बाद में जनरल मुशर्रफ के टाइम फिर दोबारा इशू रेज हुए। ठीक है, अब फिर ना गवर्नमेंट ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2005 में इंट्रोड्यूस करवाई। ये जो डेट्स आ रही हैं आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और द ऑर्डिनेंस वाज एमेंडेड फ्रॉम द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एक्ट के तहत उन्होंने 2005 में रजिस्ट्रेशन के फिर कुछ उन्होंने आप कह सकते हो पॉइंट्स दिए। वो कौन से थे? एवरी मदरस विल गिव एन एनुअल रिपोर्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ ऑफ द रजिस्ट्रेशन। हर मदरसा एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा। बजट और इनकम जो एक्सपेंसेस हैं उसकी डिटेल्स भी गवर्नमेंट को देनी होगी। और कोई भी टेररिज्म या हेट्रेड प्रमोट नहीं करेगा, कोई भी मदरसा इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा। और यहाँ पे हर मदरसे का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑर्डिनेंस फेल क्यों हुआ? मदरसे की तरफ से ऑब्जेक्टिव्स आया कि गवर्नमेंट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले रही थी, जबकि एग्रीमेंट था कि वो वक्फ के थ्रू ले ली जाएगी। ये ऑर्डिनेंस इस वजह से फेल हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, फिर करंट सिचुएशन इसमें क्या आई कि रजिस्ट्रेशन थी वो दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो चुका था। गवर्नमेंट नेशनल एक्शन प्लान NAP के थ्रू मदरसा सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही थी। तो रिफॉर्म्स का फिर गोल क्या था कि मदरसा को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के बराबर लाना। उसमें क्या इशू आ रहे थे? रजिस्ट्रेशन के इशू आ रहे थे, ट्रस्ट इशूज़ आ रहे थे, गवर्नमेंट के और मदारस के दरमियान ट्रस्ट इशूज़ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी जो बाद में ठीक हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
अब टॉपिक 73 हमारे पास क्या है, मदरसा रिफॉर्म्स एंड फॉरेन फंडिंग। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स एट द मदरसा, यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान के मदरसे में बहुत अरसे से फॉरेन स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? जो बाहर के मुल्क के लोग पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ के लोग आ जाते हैं? यूके, यूएसए, अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रशिया, मतलब 64 प्लस कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स पाकिस्तान में तालीम हासिल करने आते हैं। लेकिन फिर 9/11 का जो वो इवेंट हुआ था वाक़या, उसके बाद फॉरेन स्टूडेंट्स के इशू जो थे वो हाईलाइट हो गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए और जो गवर्नमेंट है उन्होंने फॉरेन स्टूडेंट्स को वापस भेजना शुरू कर दिया। न्यू एडमिशन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो फिर क्या हुआ कि अब जो भी स्टूडेंट्स रहना चाहते हैं पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए, उनके लिए 2 कंडीशंस आ गई। कौन कौन सी? पहली थी कि एक्सटेंशन ऑफ एनओसी फ्रॉम इंटीरियर मिनिस्ट्री इज़ इम्पेरेटिव, कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से एनओसी कहते हैं नो ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट, ये आना ज़रूरी है। और दूसरा कि आप अपने कंट्री की एम्बेसी की परमिशन भी लेंगे। इस रूल का क्या मकसद था कि सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग इससे और इम्प्रूव हो गई, इससे इम्प्रूव हो सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग इससे इम्प्रूव हो गई। अब आगे आ रहा है फॉरेन फंडिंग। इसमें क्या है कि जो मदरसे का मौक़िफ़ ये था कि मदरसे चाहते थे उनको ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे उनके मामलात में। कुछ मदरसे जो थे वो अपने ऑडिट सिस्टम भी मेंटेन करते हैं, बजट ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करते हैं। डिबेट इस पे क्या हुआ कि ये ना एक कंट्रोवर्शियल इशू था। कुछ लोग समझते थे कि जो फॉरेन फंडिंग है, बाहर के मुल्क के लोग जो पाकिस्तान में मदरसे को पैसे भेज रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा प्रमोट करती हैं। स्पेशली जैसे ईरान और सऊदी है, वहाँ से वो अपनी जो उनकी टीम्स और एजेंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं उनके पॉलिटिकल एजेंट्स, उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो स्पॉटर का इस बारे में क्या व्यू था कि कुछ मदरसे रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, वो जो बाहर वाले मुल्क हैं वो क्यों फंडिंग कर रहे हैं कि हेल्थ के लिए, फूड के लिए और एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो और ये फंड प्रॉपर चैनल्स के थ्रू आते थे। आर्गुमेंट इस पे क्या हुआ कि ये आर्गुमेंट हुआ कि अगर एनजीओ एजुकेशन को फंड कर सकती है तो मदरसे को क्यों नहीं कर सकती, इसमें ये इशू आ रहा था। तो इसका सजेशन क्या दिया गया कि जो फॉरेन बाहर के मुल्क की फंडिंग आ रही है वो एम्बेसीज के थ्रू आएगी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी होगी। इससे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इस टॉपिक में यही था। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब टॉपिक 74 है हमारे पास, मदरसा रिफॉर्म्स डिमांड। अब मदरसे जो थे उनकी भी कुछ डिमांड्स थी। अब हम 1 बाय 1 उनको देखते हैं। पहली उनकी थी कि मदरसे वाले कहते थे कि उनकी जो डिग्री थी मैट्रिक की, सनवाए आमा कहा जाता था, और जो इंटरमीडिएट की है सनवाए खासा। तो वो कहते थे जो उनकी वफा की ये दोनों डिग्रियां ये अभी तक ना ऑफिशियली अप्रूव ही नहीं हुई थी। लेकिन जो उनकी एमए की डिग्री थी शहादतुल आलमिया, जो कि एमए के बराबर, एमए इस्लामिक स्टडी और एमए अरबिक के बराबर मानी जाती थी, वो अप्रूव थी। लेकिन जो उसकी लोअर डिग्रीज थी ना वो अप्रूव नहीं थी। तो इनकी डिमांड ये थी कि जो लोअर लेवल डिग्रीज हैं मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की, इनको भी फॉर्मल एजुकेशन के बराबर रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरी इनकी क्या थी कि मदरसे चाहते थे उनको गवर्नमेंट से एफिलिएशन मिले, उनका वफाक से लिंक हो, चाहे वो फिर फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से करें या फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, इनमें से किसी के साथ भी इनकी डिग्रीज को लिंक किया जाए। साथ ही हायर एजुकेशन कमीशन HEC से भी कनेक्शन हो। तो इसका मकसद क्या था कि ग्रांट और सिस्टम को प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। तीसरी है हमारे पास यूटिलिटी बिल से एग्जाम्पशन। डिमांड ये थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह के बिल्स हैं इनको माफ़ किया जाए, तो मदरसे को फाइनेंशियल इससे सपोर्ट मिलेगा। तो इनकी ये डिमांड थी। फोर्थ है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो। प्रॉब्लम ये थी कि रजिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी यानी ऑफिशियल हर्डल्स बहुत आ रही थी। तो ये इनकी डिमांड थी कि प्रोसेस जो है एडमिशन का वो सिंपल और इजी बनाया जाए। फिफ्थ है यूनिवर्सिटी एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़। मदरसे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता था। तो डिमांड ये थी कि इजी एडमिशन सिस्टम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने का चांस मिले। कम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से होते हैं? ये जो मुकाबले के इम्तिहान होते हैं, तो ये जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं उनको भी चांस मिले कि वो इस मुकाबले को अटैम्प्ट कर सके।
6 لاسٹ ہے جاب اپرچونیٹیز مدرسے والے چاہتے تھے کہ جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کو جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جابس ملیں. تو اس کا پرپس کیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس کا فیوچر ہے وہ سیکیور ہو سکے اور انہیں ایکول اپرچونیٹیز مل سکیں. اب ٹاپک 75 ہے ہمارے پاس مدرسہ ریفارمز آبسٹیکلز. اس میں ہے کہ مدرسے کو اپنی ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنے میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں. یہاں پہ ہے کہ پاکستان کا زیادہ تر جو مدرسے ہیں وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں, اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی رکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اسلامک ٹریڈیشن کے پروٹیکٹر سمجھتے ہیں, مطلب اپنے آپ کو اسلامک ٹریڈیشن کے محافظ سمجھتے ہیں, اس لیے وہ گورنمنٹ کنٹرول کو ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہسٹری میں یہ دیکھا گیا کہ جو مدرسے ہیں انہوں نے اکثر گورنمنٹ کی جو ریفارمز ہیں نا ان کو ریزسٹ کیا. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ان کے سسٹم میں زیادہ انٹرفیئر کرے گی تو ان کی جو آزادی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ایک ان کا کریکولم کا بھی یعنی نصاب کا بھی ایشو تھا. سب سے سینسٹیو چیز یہ تھی کریکولم یعنی کورس کنٹینٹ. مدرسے کا موقف یہ تھا کہ ریلیجیس ایجوکیشن کا جو سلیبس ہے ان کی کتابوں کا جو سلیبس ہے وہ ریلیجیس اسکالرز ہی ڈیسائیڈ کریں گے, گورنمنٹ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. تو گورنمنٹ کو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ٹرو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. آگے ایک اور آ رہا ہے کہ مدرسہ کبھی کبھی اپنے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں نا گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنے میں نا وہ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ کیونکہ ان کا جو کنیکشن ہے جہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہوتی ہے وہ لوکل ڈونرز ہوتے ہیں یا کوئی فورین سپورٹرز ہوتے ہیں, تو وہ اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. آگے کیا آ رہا ہے کہ مدرسے کو لگتا ہے کہ ریفارم شاید کسی فورین ایجنڈے کا پارٹ ہے, اس لیے وہ زیادہ ریگولیشن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. مدرسے تھوڑی بہت ریگولیشنز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن اپنی انڈیپینڈنس پر نہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اب ٹاپک 76 ہمارے پاس آ رہا ہے مدرسہ ریفارمز کیپیسٹی کانسٹرینٹس. اس میں ہے کہ ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنے میں پریکٹیکل پرابلمز کیا آتی ہیں جنہیں ہم ان پریکٹیکل پرابلمز کو کہا جاتا ہے کیپیسٹی کانسٹرینٹس. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سب مدرسے ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ بڑے اور ویل ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے اور کم ریسورسز والے ہوتے ہیں. تو ان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے ان کے سائز کا, آرگنائزیشن کا, ان کے مسلک یعنی سیکٹ کا, ان کے ریسورسز کا. اس وجہ سے سب مدرسے ریفارمز کو ایکولی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب جو لارج مدرسے ہوتے ہیں وہ آلریڈی ماڈرن سبجیکٹس انٹروڈیوس کر چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہیں, پالیسی ڈسکشنز ان کا پارٹ ہوتے ہیں, آرگنائزڈ اور ریسورسفل ہوتے ہیں. لیکن جو اسمال مدرسے ہوتے ہیں ان کو ریسورسز کی بھی کمی ہوتی ہے, ان کو بہت پرابلمز ہوتی ہیں, ان کو ٹیچرز کی کمی ہوتی ہے, فیسلٹیز ان کی ویک ہوتی ہیں, اس لیے گورنمنٹ کریکولم امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسمال مدرسے کے پاس اکثر ٹرین ٹیچر بھی نہیں ہوتے اور بکس اور ٹیچنگ مٹیریل کم ہوتا ہے, بیسک فیسلٹیز بھی ان کی ویک ہوتی ہیں, تو ریفارمز پریکٹیکلی پاسبل نہیں رہتی. اب یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے گورنمنٹ ایمبیگوٹی یعنی کنفیوژن. گورنمنٹ کی کنفیوژن صرف مدرسے ہی پرابلم نہیں کرتے, گورنمنٹ بھی کلیئر نہیں ہوتی. اب یہاں پہ گورنمنٹ کا نا ڈبل رول ہوتا ہے, یہ ڈبل بیہیویئر آپ کہہ سکتے ہو. ایک طرف گورنمنٹ مدرسوں کو مانیٹر کرتی ہے, اس کے سسٹمز کو اوور ویو رکھتی ہے, تو دوسری طرف پالیسیز کلیئر نہیں کرتی, انٹرنل ڈفرینسز ہوتے ہیں. تو مدرسے کے لیڈرز کہتے ہیں کہ ماڈرن اسکولز پر اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے لیکن کچھ کنٹروورشل مدرسے فری آپریٹ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ کہ گورنمنٹ اور مدرسے کے درمیان ٹرسٹ کی کمی ہوتی ہے, وہ ڈسٹرسٹ ان کے درمیان ہوتا ہے, اس وجہ سے ریفارم سلو ہو جاتی ہیں. اصلاحات ریفارمز کو بھی کہتے ہیں اور کوپریشن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہی تھا کہ ریفارم صرف پالیسی سے نہیں بلکہ ریسورسز سے, ٹرسٹ سے اور کلیئرٹی بھی ان میں بہت ضروری ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ والا لیسن ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ والا آپ لوگوں کو امپورٹنٹ ہے کہ جو مدرسہ ریفارم وہ کون سی ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں نے اچھے سے پڑھ لینا ہے. اور جو باقی چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے سے لیکچر کو ابھی بھی سنا کریں, ابھی جیسے کہ آپ لوگ اپنی پریپریشن کر رہے ہیں. اور لاسٹ میں جس دن آپ کا پیپر ہے, پیپر کی رات بھی آپ لوگ کمپلیٹ مڈ ٹرم کی سیریز سنیں, اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کو سارے کانسیپٹس ریمائنڈ ہو جائیں گے. جو چیزیں ہینڈ آؤٹس کو آپ کو پڑھ کے بھول گئی ہیں نا, وہ سن کے آپ کو کبھی نہیں بھولیں گی. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود پڑھنے سے زیادہ سننے سے زیادہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں رہتا ہے. تو بس میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, پیارا سا کمنٹ کریں. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت ضروری ہے اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. اور ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.